नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के लखीसराय जिले के एक ऐसे पुराने और गुमनाम किले की, जिसके बारे में इतिहास की किताबों से ज्यादा लोगों की कहानियों में सुनने को मिलता है। एक ऐसा किला जिसे आज भी लोग सिर्फ पुराना किला कहते हैं, जैसे उसका असली नाम वो वक्त की धूल में कहीं खो गया हो। और ये बात मतलब इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है जब किसी जगह का आधिकारिक नाम मिट जाता है और लोगों का दिया हुआ नाम रह जाता है, तो समझ लीजिए कि उस जगह की पहचान अब सरकारी दस्तावेज नहीं, बल्कि लोगों की यादें और उनकी कहानियां तय कर रही हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है वो एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो स्क्रिप्ट है, जो इसी किले से जुड़ी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बताती है। अच्छा, आज हमारा काम इसी कहानी की परतें खोलना है। हमें ये समझना है कि एक रानी के साथ हुए धोखे, उसकी हत्या और उसके दिए श्राप की ये कहानी आज भी वहां के लोगों के दिलो दिमाग में इतनी जिंदा क्यों है। तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं, देखते हैं कि ये सिर्फ एक भूतिया कहानी है या इसके पीछे कुछ और भी छिपा है। तो कहानी की शुरुआत होती है इस किले से, जो लखीसराय में क्यूल नदी के किनारे एक वीरान खंडहर की तरह खड़ा है। क्यूल नदी के पास? हाँ, और इस कहानी की हीरोइन है रानी चंद्ररेखा। वैसे कुछ लोग उन्हें रानी पद्मावती के नाम से भी जानते हैं। स्क्रिप्ट के मुताबिक वो बहुत बुद्धिमान और इंसाफ पसंद रानी थी। अपनी प्रजा में वो इतनी लोकप्रिय थी कि लोग उन्हें जैसे देवी की तरह मानते थे। और यहीं से मैं कहूंगा कहानी में साजिश का बीज पड़ता है। इतिहास हो या लोक कथाएं, एक बात बार बार सामने आती है। कौन सी? जब कोई शासक, खासकर कोई महिला शासक, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाती है तो उसके अपने ही लोग, उसके दरबार ही उससे जलने लगते हैं। उसकी ताकत और लोगों का प्यार ही मतलब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। सही कहा। कहानी में मोड़ तब आता है जब राजा किसी जंग पर गए हुए थे और रानी अकेली थी। बस इसी मौके का फायदा उनके दुश्मनों ने उठाया, जो महल के अंदर ही मौजूद थे। और यही तो लोक कथाओं की ताकत है। ये हमें बताती हैं कि इतिहास सिर्फ राजाओं की जीत हार का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों में दबी हुई आवाजों का दस्तावेज भी है। रानी की लोकप्रियता ही उसकी दुश्मन बन गई। हाँ, ये पैटर्न तो कई जगह दिखता है। इन कहानियों में अक्सर उन महिलाओं का जिक्र होता है जिन्हें इतिहास लिखने वालों ने शायद भुला दिया। और ये साजिश, ये एक बहुत ही भयानक रात को अंजाम दी जाती है। स्क्रिप्ट उस रात का जिक्र बड़े नाटकीय अंदाज में करती है। अच्छा। बाहर तूफान चल रहा था और अंदर रानी के खिलाफ एक अलग ही तूफान उठ रहा था। उन्हें प्रशासन की एक जरूरी बैठक के बहाने बुलाया गया। ये तो बिल्कुल क्लासिक साजिश का तरीका। हाँ, जब वो किले के अंदरूनी हिस्से में पहुंची तो वहां उन लोगों ने ही उन पर हमला कर दिया जिन्हें वो अपना मानती थी। स्क्रिप्ट में चीखों और तलवारों के टकराने की आवाजों का जिक्र है, जो सीन को और भी खौफनाक बना देता है। सोचकर ही अजीब लगता है। ये सिर्फ एक रानी की हत्या नहीं थी, ये प्रजा के भरोसे की हत्या थी। एक शासक जिसे लोग इतना चाहते थे, उसे इस तरह धोखे से मार देना, ये सत्ता के लालच की सबसे घिनौनी तस्वीर दिखाता है। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी का सबसे अहम हिस्सा आता है, जो आज तक उस किले की पहचान बना हुआ है। वो श्राप। हाँ, वो श्राप। अपनी आखिरी सांस लेते हुए रानी चंद्ररेखा ने एक श्राप दिया। स्क्रिप्ट में उनके शब्द साफ साफ लिखे हैं। क्या थे वो शब्द? इस किले में अब कोई शांति से नहीं रहेगा। जो भी इसे अपना घर बनाएगा, उसका विनाश निश्चित है। एक वाक्य जिसने उस किले की किस्मत शायद हमेशा के लिए लिख दी। लोक कथाओं में श्राप को सिर्फ अंधविश्वास कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक महत्व होता है। वो कैसे? एक मरता हुआ इंसान जिसके पास और कोई ताकत नहीं बची, वो अपने शब्दों को ही अपना हथियार बना लेता है। ये श्राप असल में उस रानी का आखिरी प्रतिरोध था। वो कह रही थी कि तुमने मेरा शरीर छीन लिया, लेकिन इस जगह की आत्मा पर मेरा राज हमेशा रहेगा। और यही श्राप आगे होने वाली सभी अजीब घटनाओं को एक धागे में पिरोता है। बिल्कुल। और ये धागा, ये बहुत जल्दी ही अपना असर दिखाने लगता है। स्क्रिप्ट के मुताबिक इस श्राप के सच होने के सबूत मिलने शुरू हो गए। अच्छा। पहली घटना ब्रिटिश राज के समय की है। एक अंग्रेज अफसर में इस किले को अपनी फौजी चौकी बनाने की सोची। उसने वहां अपना सामान रखवाया, लेकिन अगली ही सुबह क्या हुआ? एक रहस्यमयी आग में सब कुछ जलकर राख हो गया। किसी को नहीं पता चला कि आग कैसे लगी। ये दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए कि पहला सबूत एक बाहरी ताकत यानी अंग्रेजों से जुड़ा है।
ऐसी कहानियां अक्सर स्थानीय लोगों के मन में एक तरह का गर्व भी भरती हैं। गर्व? हाँ, कि हमारी रानी की आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि उसने विदेशी हुकूमत को भी यहाँ दिखने नहीं दिया। ये कहानी को एक राष्ट्रवादी रंग भी देता है ना? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अंग्रेजों की कोशिश तो नाकाम रही, पर क्या बाद में किसी स्थानीय व्यक्ति ने हिम्मत नहीं की इसे फिर से बसाने की? बिल्कुल की। 20वीं सदी की शुरुआत में एक बड़े जमींदार ने इसे अपनी हवेली बनाने का फैसला किया। काम शुरू हुआ, मजदूर लगाए गए, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब बातें होने लगीं। जैसे कि स्क्रिप्ट बताती है कि मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि रात में उन्हें किसी औरत के रोने, घुंघरुओं के बजने और कदमों की आहट सुनाई देती है। ये क्लासिक पैरानॉर्मल अनुभव हैं। आवाजें, आहटें, ये चीजें डराती हैं क्योंकि वो दिखती नहीं, सिर्फ महसूस होती हैं। और डर की सबसे बड़ी खुराक है यही अनिश्चितता। और मामला तब और बिगड़ गया जब अचानक बिना किसी वजह के 2 मजदूरों की बीमारी से मौत हो गई। ओहो। बस उस दिन के बाद जमींदार ने वो काम हमेशा के लिए बंद करवा दिया और फिर कभी उस किले की तरफ मुड़कर नहीं देखा। तो यहाँ एक पैटर्न साफ दिख रहा है। चाहे कोई विदेशी ताकत हो या कोई स्थानीय अमीर आदमी, किले को फिर से आबाद करने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। हाँ, हर कोशिश। अब यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, क्या ये सच में रानी के श्राप का असर है, या फिर सिर्फ कुछ बुरे इत्तेफाक हैं जिन्हें लोगों ने कहानी से जोड़ दिया, या फिर क्या उस कहानी का डर ही इतना ताकतवर हो चुका है कि वो लोगों को उस जगह से दूर रहने पर मजबूर कर रहा है? और हर बुरी घटना को श्राप का सबूत मान लिया जाता है। बिल्कुल। और ये डर आज भी उतना ही ताकतवर है। स्क्रिप्ट कहानी को आज के समय से जोड़ती है। गांव वालों का आज भी मानना है कि सूरज ढलने के बाद उस किले के पास कोई नहीं भटकता। आज भी? हाँ, लोगों का कहना है कि आज भी कभी-कभी दीवारों पर एक औरत की परछाई दिखती है और घुंघरुओं की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। ये जो छोटे-छोटे विवरण हैं, जैसे परछाई और घुंघरुओं की आवाज, ये कहानी को और भी ज्यादा असली बना देते हैं। अब ये सिर्फ एक खंडर पर लगे श्राप की कहानी नहीं रहती। ये उस रानी की मौजूदगी का एहसास बन जाती है जो आज भी वहीं है, अपने घर में। सही कहा। और कहानी में एक बहुत ही मॉडर्न, मतलब आज के जमाने का मोड़ भी आता है। कुछ नौजवान लड़कों ने हिम्मत दिखाकर रात में किले के अंदर अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग की। अच्छा, ये तो हिम्मत का काम है। वीडियो में तो कुछ खास नहीं दिखा, अंधेरा ही था, लेकिन जब उन्होंने ऑडियो को ध्यान से सुना तो उसमें एक बहुत ही धीमी घंटी जैसी आवाज सुनाई दी। वो लोग मानते हैं कि वो रानी की पायल की ही आवाज थी। अब देखिए, यहाँ आकर विज्ञान और विश्वास आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अगर तार्किक नजरिए से देखें तो किसी भी पुरानी खाली इमारत में हवा के चलने से अजीब गूंज पैदा हो सकती है। चमगादड़ या दूसरे जानवरों की आवाजें भी इंसानी कान को धोखा दे सकती हैं। और रही बात मोबाइल सिग्नल या कंपास के काम ना करने की, तो पुरानी इमारतों की दीवारों में मौजूद धातु की संरचनाओं की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ये सब मुमकिन है। लेकिन ये तर्क तो किसी भी पुरानी वीरान जगह के लिए दिया जा सकता है। इस किले की कहानी में ऐसा क्या खास है जो इन तर्कों को कमजोर करता है? सही सवाल है। स्क्रिप्ट इस वैज्ञानिक सोच के जवाब में गांव वालों का एक बहुत मजबूत दावा सामने रखती है। वो कहते हैं, अगर ये सिर्फ हवा होती तो जानवर रात में यहाँ आते, लेकिन यहाँ कुत्ते तक पास नहीं जाते। ये एक लाइन पूरे रहस्य को और गहरा कर देती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु है। देखिए, ये कोई वैज्ञानिक सबूत तो नहीं है, लेकिन जानवरों के असामान्य व्यवहार का जिक्र अक्सर ऐसी कहानियों में एक मजबूत आधार के तौर पर किया जाता है। हाँ, जानवरों की छठी इंद्री वाली बात। वही, ये मान्यताएं स्थानीय विश्वास को बहुत ताकत देती हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां आकर तर्क थोड़ा लड़खड़ा जाता है और सुनने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद यहाँ वाकई कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान नहीं समझा सकता। तो आज उस किले का क्या हाल है? क्या सरकार ने उसे संरक्षित करने की कोशिश की? मुझे नहीं लगता। स्क्रिप्ट के मुताबिक आज लखीसराय का ये किला धीरे धीरे मिट्टी में मिल रहा है। कोई सरकारी संरक्षण नहीं है, बस टूटी हुई दीवारें हैं और शायद उन दीवारों में कैद एक रानी का दर्द। जब मैं ऐसी कहानियां सुनता हूं तो एक इतिहासकार के तौर पर मेरा दिमाग सबूत ढूंढता है, लेकिन एक इंसान के तौर पर मैं उस रानी के दर्द को महसूस करने की कोशिश करता हूं। शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। किले का ये भौतिक विनाश उसकी दर्दनाक कहानी को और भी मार्मिक बना देता है। एक रानी जिसका सब कुछ छीन लिया गया, अब उसका किला भी प्रकृति में वापस समा रहा है। यह उस विश्वासघात की कहानी का एक जीता जागता स्मारक बन चुका है
जो खुद भी धीरे धीरे मर रहा है। लेकिन उस रानी को उसके लोग आज भी नहीं भूले हैं। ये बात मुझे सबसे ज्यादा छू गई। स्क्रिप्ट बताती है कि हर अमावस्या की रात को गांव वाले आज भी रानी की आत्मा की शांति के लिए किले के दरवाजे के बाहर एक दिया जलाते हैं। अच्छा, ये आज भी होता है? हाँ, ये दिखाता है कि ये कहानी उनके लिए सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है, बल्कि उनकी विरासत का, उनकी यादों का एक जिंदा हिस्सा है। वो रानी के साथ हुए अन्याय को आज भी महसूस करते हैं और उसे सम्मान देते हैं। और ये परंपरा ही तो कहानी को जिंदा रखती है। वो दिया जलाना सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये उस याद को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक तरीका है। ये दिखाता है कि रानी अपनी प्रजा के दिलों में आज भी जिंदा है, भले ही उसका किला खंडर बन चुका हो, उसका राज खत्म हो गया, किला ढह रहा है, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। तो आखिर में सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। क्या रानी चंद्ररेखा का श्राप सच था, या ये सिर्फ पीढ़ियों से चली आ रही एक ताकतवर कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि धोखे का अंजाम कितना भयानक होता है। स्क्रिप्ट का अंत एक बहुत ही यादगार तस्वीर के साथ होता है। किले के पास से गुजरने वाले राहगीरों को आज भी कभी-कभी घुंघरुओं की एक धीमी आवाज सुनाई देती है, मानो रानी कह रही हो, धोखा कभी नहीं भूलता। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इमारतें अपने भीतर हुई घटनाओं की यादें संजो कर रखती हैं। अगर इन दीवारों में आवाजें कैद हो सकती हैं, तो वो सिर्फ एक रानी के दर्द की कहानी नहीं, बल्कि इतिहास के उन अनसुने सच को भी बयां कर रही हैं जिन्हें कभी लिखा नहीं गया। और शायद यही वजह है कि हम ऐसी कहानियों से हमेशा जुड़े रहते हैं, क्योंकि ये हमें याद दिलाती हैं कि हर खंडहर के पीछे एक कहानी होती है जो सुने जाने का इंतजार कर रही है।